नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। माधवी बुच एक नाम जो बहुत चर्चित रहा है पिछले कुछ दिनों में। पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने कई राउंड की बातचीत की थी जो वीडियो के फॉर्मेट में सामने आई थी। माधवी बुच को आपको याद होगा, संसद में पीएसी ने बुलाया था और माधवी बुच गई नहीं थी और उसके बाद माधवी बुच की कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। आरोप लगे, ढेर सारे उनके ऊपर आरोप लगे, अंदर से भी लगे, बाहर से भी लगे। पूरा मामला क्या है बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी खबर कल ये आई कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने माधवी बुच के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, केस चलाने की बात की है। और अभी एक दिन बीता नहीं था कि तुषार मेहता जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पहुंच गए सेबी की तरफ से और माधवी बुच की तरफ से इस पूरी की पूरी एफआईआर को क्वैश कराने में। आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि माधवी बुच की जांच हो? आखिर सरकार क्यों डर रही है माधवी बुच पर हुए एफआईआर से? आखिर सरकार माधवी बुच को हर हाल में क्यों बचाना चाहती है? सरकार की कौन सी ऐसी जान है जो माधवी बुच नाम के तोते के सीने में धड़कती है, जिसकी वजह से सरकार किसी भी तरह से माधवी बुच को पहले भी बचाती रही और जब वो सेबी के पद से हट गई हैं, सेबी के अध्यक्ष के पद से हट गई हैं, उसके बाद भी सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर मोदी, अमित शाह, अदानी माधवी बुच को लेकर इतने सेंसिटिव क्यों हैं कि कल केस हुआ और आज तुषार मेहता पहुंच गए एफआईआर क्वैश कराने के लिए? बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि मामला क्या हुआ है। सपन श्रीवास्तव नाम के एक पत्रकार हैं जो लगातार तहकीकात कर रहे थे माधवी बुच के दौरान सेबी में जो कुछ हो रहा था उसको लेके। शेयर मार्केट की क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है, इतने लोग इतनी तरह का वीडियोस बना चुके हैं कि शेयर मार्केट पे बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। हमने राजू पारुलेकर से बात की थी शेयर मार्केट के गिरने के पीछे कारण क्या है, और उसमें भी यही बात निकल के आई थी कि सेबी ने जिस तरह से चीजों को नजरअंदाज किया है, कुछ खास पूंजीपतियों को हर तरह का फायदा दिया है, जितने तरह के घपले हुए हैं उनको दबाने का काम किया है, उसका नतीजा यह है कि शेयर मार्केट गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ हवा थी और जरा सी पिन लगी है टैरिफ वगैरह की तो वो हवा निकलनी शुरू हो गई है और बुरी तरह से शेयर मार्केट गिर रहा है। 28 साल बाद शेयर मार्केट इतना गिरा है और कई हजार करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं। अब सेबी जो होती है वो एक ऐसी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी होती है स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलराइज करने की, उसको देखने की कि उसमें किसी तरह का घपला ना हो। शेयर मार्केट में पहले भी खेल हो चुके हैं। हर्षद मेहता, जब हम लोग बहुत यंग थे तो हर्षद मेहता का केस आया था। अभी हाल में उनके ऊपर एक सीरीज भी आई, जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे कि हर्षद मेहता ने कैसे शेयर मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाया था और नतीजा ये हुआ था कि लोगों के करोड़ों डूबे थे और उसके बाद हर्षद मेहता गिरफ्तार भी हुआ था, जेल भी गया था और लंबे समय तक जेल में रहने के बाद गुमनामी में खो भी गया था। लेकिन अब तो हर्षद मेहता बहुत छोटी सी चीज बन के रह गया है। हर्षद मेहता से कई गुना मजबूत लोग शेयर मार्केट को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। अडानी का जो अमेरिका में मामला है वो क्या है, उसको अगर एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आप वहां ये दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार बिक रहा है, ये प्रोडक्ट जो है इसकी मार्केट बहुत अच्छी है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और इसी के आधार पर इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले वक्त में इसके शेयर आसमान पर चढ़ेंगे। लेकिन असलियत यह मालूम होती है कि इनका जो भाव चढ़ाया गया है वो भाव इंडियन गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को और बाकी सबको घूस देकर चढ़ाया गया है। घूस देकर उनसे प्रोजेक्ट लिया गया है और उन्हीं प्रोजेक्टों को दिखाकर बताया जा रहा है कि इसका भविष्य बहुत सुनहला है और जिसकी वजह से अमेरिका में वहां के इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं कि जब इसका भविष्य सुनहला है तो रिटर्न हमको अच्छा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो सुनहला भविष्य दिखाया जा रहा है ये घूसखोरी पर आधारित है और ये लंबा चलने वाला नहीं है। इसी फ्रॉड के अपराध में सारा मामला बना है अमेरिका में, जिसमें अब तो नोटिस भेजी गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया है कि अडानी को नोटिस सर्व कराओ, वारंट वगैरह तो निकला ही हुआ है। अब यह खेल जो अमेरिका में हुआ है वो हिंदुस्तान के अंदर भी जम के हुआ है।
लिस्टिंग करने से लेके, जैसे ये जो मामला है उसमें 1994 में 1994 में एक कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड बनती है और उसकी जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के वक्त जो शेयर मार्केट में वो अपने डेटा देता है वो गलत होता है। माधवी बुच के जमाने में उसको काफी बढ़ाया जाता है। अब उसके पीछे पूरा खेल क्या है, अगर कोर्ट में इंक्वायरी हुई तो निकल के आएगा। और इस तरह की तमाम सारी चीजें हुई हैं जिसमें शेयर मार्केट लिस्टिंग के समय, शेयर मार्केट में उसकी रियल सिचुएशन बताते समय और बाकी समय ढेर सारा फ्रॉड किया गया है, धोखाधड़ी की गई है। माधवी बुच के पति हैं धवल बुच, और धवल बुच साहब जो हैं, माधवी बुच के सेबी के चेयरपर्सन बनने के बाद अचानक उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। उनके बारे में कहा जाता है वो प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट हैं और फंड के सलाहकार हैं। लेकिन माधवी बुच के कुर्सी पर आने के बाद धवल बुच साहब जो हैं वो अडानी की संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, बाकी सारी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। आईसीआईसीआई, जहां पर माधवी बुच पहले से थी, जितनी तनख्वाह देता था उससे ज्यादा उनको पेंशन देता है। अब जाहिर है घूस देने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आरोप यही लगा कि ये जो तथाकथित पेंशन थी या रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे वो घूस थे, वो असल में रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं थे। अगर आप याद करें पवन खेड़ा और राहुल गांधी की जो बातचीत थी जिसमें वीडियोस आया था, उसमें पवन खेड़ा ने बताया था कि बुच जो हैं वो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स डील कर रही थी, यानी जो शेयर मार्केट में निफ्टी वगैरह में लिस्टेड नहीं थी कंपनियां, उनके भी शेयर्स डील कर रही थी। और उन्होंने कहा कि मुझे एक विसल ब्लोअर ने यह जानकारी दी है। जैसे उन्होंने बताया कि प्रेडिबल हेल्थ कंपनी को सरकार स्टार्टअप फंड से पैसा देती है। ये किस्सा बहुत मजेदार है जो मैंने बताया, उसको और कायदे से समझ लीजिए कि प्रेडिबल हेल्थ कंपनी जो है उसको सरकार स्टार्टअप फंड से पैसे देती है। बुच इसकी खुद फाउंडर हैं, यानी माधवी बुच की कंपनी है प्रेडिबल हेल्थ, जिसको सरकार स्टार्टअप फंड से पैसा दे रही है। और इसके साथ 16 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक से एनुअल वो ले रही थी। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा खेल चल रहा था। और जब इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कमेटी बनाने के लिए कहा तो एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसमें सारे लोग माधवी बुच के करीबी थे। और बाकी लोगों को छोड़िए, एक नाम मैं ले रहा हूं सुभाष चंद्रा का। सुभाष चंद्रा जी टीवी के संस्थापक हैं और सुभाष चंद्रा एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी थे। इन्होंने भी, सुभाष चंद्रा ने भी माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो जी एंटरटेनमेंट और सोनी मर्जर की डील टूटी थी उसके लिए माधवीपुरी बुच जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वो भ्रष्ट हैं, क्योंकि सेबी में पद संभालने से पहले उनकी और उनके पति की जो संयुक्त आय थी, दोनों लोगों की मिला के जो टोटल इनकम थी वो 1 करोड़ रुपए सालाना थी, जो अब बढ़कर 40 से 50 करोड़ रुपए सालाना हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं सुभाष चंद्रा ये कह रहे हैं कि माधवी बुच के सेबी का चेयरपर्सन बनने के बाद माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की जो इनकम है वो 40 से 50 गुना बढ़ गई है। 1 करोड़ सालाना मतलब तकरीबन 7-8 लाख रुपए महीने की इनकम। लेकिन अब जो उनकी इनकम है वो 40 से 50 करोड़ है, यानी वो महीने के 3 से 4 करोड़ रुपए कमा रही हैं सेबी का चेयरपर्सन बनने के बाद। और ये सारा कुछ सेबी के चेयरपर्सन की तनख्वाह से नहीं हुआ है, उन चीजों से हुआ है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आईसीआईसीआई पैसा दे रहा है, धवल बुच को नए नए कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट में वो शामिल हो रहे हैं। माधवी बुच के कुर्सी पर बैठते ही धवल बुच जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले आदमी हो गए कि अडानी से लेकर सारे लोग उनको पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। पहले उन्होंने कहा कि देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है, यानी अडानी के जितने भ्रष्ट कारनामे हैं उनको बचाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए एक सिंडिकेट चल रहा है, माधवी बुच जिसका प्रमुख हिस्सा थी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कारपोरेट जगत में यह चर्चा है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही है। यानी उनको सरकार और प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे निर्णयों, कुछ ऐसी हकीकतों के बारे में पता है जो बाहर आ गया तो हंगामा मच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, कारपोरेट वर्ल्ड में ऐसी चर्चा है।
अगर इसमें 10% भी सच्चाई है तो हमारे देश के लिए यह बेहद खतरनाक है। इसके साथ आप एक बात और जोड़ लीजिए, 12 अक्टूबर 2022 को द हिंदू का जो बिजनेस लाइन आता है, उसमें एक खबर आती है कि गौतम अडानी ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच से मुलाकात की। 4 हफ्ते से भी कम समय में 2 बार अडानी गए सेबी के मुंबई मुख्यालय, और दोनों मुलाकातों में एक मुलाकात 11 अगस्त 2022 को हुई थी और दूसरी 3 अक्टूबर 2022 को हुई थी। याद कीजिए, यह वही समय था जब अडानी को लेकर तमाम सारे खुलासे हो रहे थे, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और भी बहुत सारी चीजें आई थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय बोस, उन्होंने आरटीआई लगाई थी और उनको भी यह जानकारी मिली। अब अडानी समूह के प्रवक्ता ने तो यही कहा कि नॉर्मल बैठक थी, बैठक होती रहती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस समय हिंडनबर्ग से लेकर और तमाम सारी चर्चाएं चल रही थी, उस समय 4 हफ्ते के बीच 2 बार अगर अडानी मिलने जाते हैं माधवी बुच से, तो उसके पीछे क्या है? अगर धवल बुच अडानी की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी अडानी की जरा सी भी जांच नहीं हो रही है तो इसके पीछे क्या है? सेबी के चेयरपर्सन के रूप में वो कैसे काम कर रही थी, इसका एक एग्जाम्पल मिलता है सेबी की जो अंदर वाली टीम है, जो अंदर लोग हैं सेबी के, उनके लगाए हुए आरोपों से। 2024 में 500 कर्मचारियों ने, सेबी कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है जिसमें 2-4 लाख लोग काम करते हो, और उसके 500 कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उस लेटर में यह लिखा कि सेबी का माहौल बहुत टॉक्सिक है। माधवी पुरी बुच जो हैं वो मीटिंग्स में चिल्लाती हैं और डांटती हैं, और पत्र में यह आरोप भी लगाया गया कि सेबी की जो प्रमुख हैं वो पब्लिकली बेइज्जती करती हैं लोगों की। यह आरोप कहीं बाहर से किसी कांग्रेसी, किसी वामपंथी या किसी अडानी के विरोधी ने नहीं लगाया, यह सेबी के अंदर काम करने वाले लोगों ने लगाया आरोप। 500 लोगों ने यह आरोप लगाया, लेकिन वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय ने ना कोई इसका संज्ञान लिया और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की। बहुत साफ है कि माधवी बुच सरकार के लिए इतनी जरूरी थी कि वो पीएसी की मीटिंग में आने से इनकार कर देती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। उनके खिलाफ 500 लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सुभाष चंद्रा बाकायदा उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। और आप सोचिए एक और बात, बेहद इंपॉर्टेंट बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या थी? मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उठाकर देखा भी नहीं होगा। अगर वो सरकार के साथ हैं तो वो कहने लगेंगे हिंडनबर्ग झूठा था, और अगर वो सरकार के खिलाफ हैं तो वो कहेंगे हिंडनबर्ग ने जो कुछ कहा सब सच था। लेकिन जानना जरूरी यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी किस बारे में। यही वाला जो सारा खेल था, शेयर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा चढ़ा के दिखाना, जितनी वास्तविक वैल्यू है उससे ज्यादा अपनी वैल्यू बताना, और ये वैल्यू बताकर मार्केट में अपने शेयर का दाम बढ़वाना ताकि लोग उन शेयरों को लगातार खरीदें और इन्वेस्टमेंट मिले। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इसी पूरे खेल को नंगा किया था। अब जो सरकार के भक्त लोग हैं, जो कहते रहे, चिल्लाते रहे कि हिंडनबर्ग झूठा है, उनसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आज जब पैसे डूब रहे हैं तो क्या केवल सरकार के विरोधियों के डूब रहे हैं? क्या केवल सरकार के विरोधियों ने जो शेयर खरीदा था उसका पैसा डूब रहा है? क्या आपने जो पैसा लगाया था बाजार में वो नहीं डूब रहा? क्या आप एसआईपी बंद करना नहीं चाह रहे? क्या एसआईपी पर आपका रिटर्न कम नहीं हो गया है? क्या म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ट्रेडिंग, जितना कुछ होता है उसमें आप पैसा नहीं लगा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा लगा रहा था सरकार का जो विरोधी क्लास है वो। ऐसा तो नहीं था। जब शेयर मार्केट डूबता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन सरकार का विरोधी है और कौन सरकार का समर्थक। इसीलिए अगर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तो उसको भी आपको देखना था सरकार को किनारे करके, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है और वो पैसा खतरे में है। इसीलिए आपको देखना था भाई साहब, आपको देखना था कि हिंडनबर्ग ने कैसे पूरी कहानी बताई है, सबूतों के साथ बताई है, और यह बताया है कि अडानी कैसे अपने शेयरों को इन्फ्लेट करते थे। और मैं आपको बता दूं, हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया अडानी।
जब रिपोर्ट आई तो यह कहा गया था कि इसके खिलाफ केस करेंगे, अमेरिकन कोर्ट में हिंडनबर्ग के खिलाफ केस करने वाले थे और अब अमेरिकन कोर्ट से उन्हीं के खिलाफ वारंट जारी है, कोई केस नहीं कर पाए। जहां जहां केस किया है, ऑस्ट्रेलिया में केस किया है, वहां केस हारे हैं, क्योंकि हर जगह हिंदुस्तान नहीं है। हर जगह सरकार अडानी और माधवी बुच पर दोनों हाथ रख के नहीं बैठी है। हर जगह सरकार अडानी को बचाने के लिए कृत संकल्प नहीं है। जहां कार्रवाई हुई है, जहां मामले को समझा गया है, वहां अडानी फंसे हैं। अगर हिंडनबर्ग पे माधवी बुच की जगह कोई और सेबी का चीफ होता, कोई ऐसा ईमानदार सेबी का चीफ होता जिसकी चिंता भारत के हजारों लाखों इन्वेस्टर्स होते, कुछ गिने चुने पूंजीपति और सरकार नहीं होती, तो वो हिंडनबर्ग की जांच कराता। वो ये नहीं कहता कि हिंडनबर्ग बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है। हिंडनबर्ग ने जो फैक्ट दिए थे उन फैक्ट्स की जांच कराता और उस जांच में अगर निकलता कि अडानी की जो शेयर लिस्टिंग हुई है उसको इन्फ्लेट किया गया है, अडानी के शेयर मार्केट में इन्फ्लेट करके आए हैं और ये खेल दूसरे पूंजीपति भी खेल रहे हैं, तो उन सबको ब्लैक लिस्ट किया जाता ताकि निवेशकों का घाटा ना हो। लेकिन यह सारा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि माधवी बुच और सेबी की चिंता में आप नहीं थे। आप चाहे सरकार के कितने भी बड़े भक्त हों, आप चाहे रोज सुबह उठ के पहला काम यही करते हो कि मुझ जैसों को 1000 गालियां देते हो, लेकिन सेबी को आपकी चिंता नहीं थी, माधवी बुच को आपकी चिंता नहीं थी, अडानी और सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो रत्ती भर चिंता नहीं है आपकी। जिसको कुर्सी पर बिठाया गया था जांच करने के लिए, जिसको दरोगा बनाया गया था कि किसी तरह का कोई गलत काम ना हो, वो मिल गया लुटेरों से। यह आरोप है और आज जब शेयर मार्केट गिर रहा है तो यह आरोप और सही लगता है। और इन्हीं सब चीजों को लेके सपन श्रीवास्तव जो है वो गए हैं कोर्ट में। उसमें उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी हुई है और जबरदस्त करप्शन हुआ है। वित्तीय धोखाधड़ी उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की जगह फैक्ट को छुपाकर जो शेयर मार्केट में गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया गया है। और अदालत ने यह माना है कि ये जो याचिका है, इसमें जो सबूत दिए गए हैं वो संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की ओर इशारा करते हैं, यानी ऐसे अपराध जिनमें सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने एक नोटिस दी है और 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इसी बीच में मामले को क्वैश कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं तुषार मेहता। जैसा मैंने आपको बताया है, जाना ही था। आपके ऊपर जब रिपोर्ट होगी, अगर आप पाक साफ होंगे तब तो कहेंगे एक बार मुकदमा हो ही जाए, हम भी सारे सबूत दे ही दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर हम ईमानदार हैं तो सारी दुनिया को पता चल जाए कि हम ईमानदार हैं। लेकिन यह हिम्मत तब होगी जब आप वाकई ईमानदार होंगे। लेकिन ईमानदारी तो एक अलग चीज है। ईमानदारी तो अब कहां देखने को मिलती है, और वो भी सेबी चीफ और बाकी सारी जगहों पर। छोड़ दीजिए, उसकी बात करना बेकार है। डर है और बहुत बड़ा डर है कि वाकई कोई अगर जिद्दी जज हुआ, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह क्वैश नहीं किया, उस जिद्दी जज ने बाकायदा जांच की 30 दिन बाद स्टेटस रिपोर्ट लेकर, और उस पर कायदे से जांच की, तो माधवी बुच के ऊपर गाज गिर सकती है। लेकिन जिसको सरकार का सहारा हो, जिसको अडानी का सहारा हो, उसको डर कम लगता है, क्योंकि जज लोया भी इसी देश में हुए हैं। खैर, हो सकता है आज यह मामला कहीं ना जाए, लेकिन आज नहीं कल यह सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। बाकी लोगों का तो ठीक है, लेकिन जो भक्त हैं उनको बहुत जोर से झटका लगेगा ये जानकर कि वो जिस समय हिंडनबर्ग को जला रहे थे, जिस समय हिंडनबर्ग को गलत है, झूठ है, विदेशी साजिश है बता रहे थे, उस समय दरअसल हिंडनबर्ग उन्हीं का पैसा, उन्हीं का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा था। और आज जब उनका पैसा डूब रहा है तो सरकार की तमाम सारी भक्ति भी उनके काम नहीं आ रही है। उनको जब यह पता चलेगा कि जिनके समर्थन के लिए वो चिल्ला रहे थे, उनकी चिंता में वे थे ही नहीं, वो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। वो तो सोच रहे थे अडानी के बारे में, वो सोच रहे थे अंबानी के बारे में, वो सोच रहे थे कि इन सेठों की तिजोरी कैसे भरे। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि आम जनता का पैसा डूबेगा तो आम जनता की क्या हालत होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।